वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का। तो सिलेक्शन हो चुका है आप लोगों का डीवी के लिए। और डीवी के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या आप लोगों को दस्तावेज चाहिए, यानी कि उनकी सारी डिटेल मैं आज आपको बताने वाला हूं। क्योंकि देखो, एक इस लेटर के अंदर जो आपको सामने पीछे स्क्रीन पर जो भी चीजें यहाँ दिखाई दे रही है, एक बात यहाँ कंफर्मेशन है कि इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि जिससे आपको दोबारा चांस देखने को मिलेगा। यानी कि इन्होंने एक लाइन आपको लास्ट में देखने को मिलेगी जिसके अंदर ये लिखा है कि दोबारा चांस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी करना है एक बार में सारा कुछ करके लेके जाना है। और आपका जो कॉल लेटर आया, एक जो आपने रिजल्ट देखा होगा जिसके अंदर आपका कमेटी नंबर दे रखा है, आपका डॉक्यूमेंट किस तारीख को होगा, किस टाइम होगा, उसके अंदर नीचे दिशा निर्देश दिए गए। तो वही दिशा निर्देश आप लोगों के लिए हिंदी के अंदर लेकर के आऊं। तो जरूर वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि एक भी चीज में कमी फिर कहानी खत्म। ठीक है, तो आ जाइए, सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। तो ये आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है, ये मान के चलो, जिसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट के अंदर जहां तारीख दे रखी है, कमेटी नंबर दे रखा है, उसके अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। वो इंग्लिश के अंदर है, मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट किया, इतना ही फर्क है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो देखो यहाँ क्या दे रखा है। इसने ये दे रखा है कि दस्तावेज जब आपका सत्यापन होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट का जब वेरिफिकेशन होगा, तो आपको जो निम्न दस्तावेज का मतलब अब आगे अपने पढ़ेंगे कि वो दस्तावेज आपके पास क्या होना चाहिए। तो ओरिजिनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल यानी कि ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी करके ले जाओ, ऐसा नहीं चलेगा। मैं पहले बता रहा हूं, कई बार क्या होता है कि अपने फोटोकॉपी लेके चले जाते हैं और ओरिजिनल वहीं छोड़ देते हैं। तो डॉक्यूमेंट को ढंग से देख लेना। फिर उनकी दो सौ प्रमाणित, यानी कि आपको उनकी फोटोकॉपी करवानी है दो। और सभी फोटोकॉपी के ऊपर, हर एक पेज के ऊपर आपका साइन होना चाहिए। समझ में आई बात? अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो देखेंगे। देखो, सबसे पहले आपने जब फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट चाहिए। ये बहुत बच्चों के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि सर हमारा प्रिंट आउट खो गया या हमने नहीं निकाला। तो ये भी, इसका भी सॉल्यूशन बता देंगे आपको कि कैसे आप लोगों का निकल सकता है। दूसरा देखो क्या होगा, तो एक तो आपको आवेदन का प्रिंट आउट चाहिए जिसमें आपकी फोटो, हस्ताक्षर हो और हर पेज पर आपके हस्ताक्षर होंगे। यानी कि इस प्रिंट आउट के 3 से 4 पेज निकलेंगे जिसमें आपकी कैटेगरी A to Z तक डिटेल भरी होगी। और मैं आपको हर एक बात बता रहा हूं, आपको हर पेज पर साइन करना पड़ेगा। चाहे कोई भी कागज लेकर के जाओगे तो हर कागज आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो दूसरा आपको क्या करना है, जो आपने फॉर्म भरा था उसको आपका क्या करना पड़ेगा, उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। प्रिंट आउट में ये जरूर देखना, उसके अंदर आपकी फोटो और साइन दोनों होने चाहिए। फोटो और साइन दोनों आपके वहां होने चाहिए। तो दूसरी चीज ये होगी। तीसरी चीज देखो, फिर आपने क्या किया, पेमेंट जमा करवाई थी। पेमेंट जमा ऑनलाइन ही होती है, ऑनलाइन करवाई थी, तो उसकी आपके पास क्या होना चाहिए, रसीद। अब तुम ये मत सोचना कि आपने मान लो कोई फोन पे से पेमेंट कर दी तो तुम वो रसीद नहीं चलेगी। आपके पास जो रसीद चलेगी उसका एक प्रॉपर प्रिंट आउट आया होगा। ठीक है, कई बार अपने क्या करते हैं, फोन पे से मान लो ई मित्रा को पेमेंट कर दी, आप दिखाओगे सर हमारे पास, तो ये नहीं चलेगी। आपका जो प्रॉपर जो JBVNL के द्वारा जो साइट के ऊपर जो एक रिसिप्ट आती है वो आपके पास होनी चाहिए। तो फीस की क्या होनी चाहिए, रिसिप्ट। तो ये आपकी रहेगी फीस की रिसिप्ट, यानी कि फीस जमा करवाने की ये रिसिप्ट, ऑनलाइन जमा तो ये रिसिप्ट होगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट IIT और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो IIT आपके पास अगर है तो उसका प्रमाण पत्र और अंक तालिका। अब कई बच्चों के अंदर ये हुआ है कि कई बच्चों के सेमेस्टर थे तो 4 अंक तालिका होगी। कई बच्चे जो अभी आपने देखा होगा कि ईयरली सिस्टम कर दिया तो आपके पास 2 अंक तालिका होगी। एक आपके पास होगा NTC का प्रमाण पत्र। यानी कि यहां आपके पास जिन बच्चों की 2014-15, ये शायद 17 तक, तो मेरे को ध्यान में है कि 17 तक तो यहाँ सेमेस्टर थे, तो 4 तो मार्कशीट हो जाएगी प्लस एक NTC हो जाएगा। और जिनका ईयरली सिस्टम है, ठीक है, तो उनके पास 2 + 1 हो जाएगी। और पहले क्या होता था कि 2 साल में एक ही पेपर होता था, तो वहां 1 + 1 यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 2। तो ये आप लोग जरूर चेक कर लेना। अगर आपके पास मान लो किसी की बैक भी आई है, मान लो किसी एक पेपर में फेल हो गया और आपको दोबारा चांसेस मिला है, तो उस कंडीशन में भी आपको काम क्या करना पड़ेगा, सारी मार्कशीटें आपके पास होनी चाहिए, उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए, उनके आपके पास साइन होना चाहिए। ठीक है, अब देखो,
अगला देखो, अगला काम क्या करना है आपको, वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये देखो कि अंक तालिका के अंदर प्रतिशत प्रमाण पत्र में नहीं है, यानी कि अगर आपके परसेंटेज नहीं है, परसेंटेज का मतलब होगा कि आपको कई बार देखा होगा कि कई जगह ग्रेड चलती है। अब जैसे आप लोग देखते हो शायद 8वीं के अंदर भी ग्रेड वाला सिस्टम कर दिया राजस्थान के अंदर, पहले परसेंटेज होते थे। तो अगर यहां क्या है कि अंक प्रतिशत में नहीं है, यदि अंक प्रतिशत प्रमाण पत्र में नहीं है तो संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र होगा। जहां से आपने IIT कर रखी है वहां से आपको ये चीजें लिखवा के लेकर आनी पड़ेगी कि उस समय सिस्टम ये था, वहां अंक तालिका के अंदर प्रमाण पत्र के अंदर नंबर जो है वो परसेंटेज में नहीं दे करके ग्रेड में दिए जाते थे। उस तरीके से आपको वो सारा कुछ संस्था का लेटर पैड के ऊपर सारा कुछ लिखवा के लेकर आना पड़ेगा। ठीक है। एक 10वीं की मार्कशीट, ये मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए होती है, यानी कि आजकल आपने देखा होगा कि पहले जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनते थे, तो जिन बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं होते थे तो उनकी डेट ऑफ बर्थ कैसे काउंट की जाती थी, तो 10th के हिसाब से। तो 10वीं की मार्कशीट तो वैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर के जाना ही है आपको, तो ये भी आपको यहाँ लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपके पास क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। इसके अगर पीछे भी कुछ लिखा है तो उसकी दोनों साइड की फोटोकॉपी चलेगी। ठीक है। इसके बाद देखो, अगला है SC ST OBC MBC EWS का प्रमाण पत्र नवीनतम। नवीनतम का मतलब होगा कि जब आपने फॉर्म भरा था तो उस समय आपने देखा होगा कि उस समय आपने कुछ मांगा होगा। ठीक है। तो उसमें लिखा होगा कि इतने समय से पुराना नहीं होना चाहिए, एक तो आपके पास वो होना चाहिए, दूसरा अगर जल्दी बन सकता है तो बनवा लेना, बाकी जरूरत नहीं। हालांकि इसके हिसाब से तो ये आपके पास क्या होना चाहिए, EWS SC ST का प्रमाण पत्र चलेगा, क्योंकि यहाँ आपने क्या किया, रिजर्वेशन लिए। ठीक है। तो यहां आपने रिजर्वेशन लिया। फिर नॉन क्रीमिलियर लेयर, अगर OBC का बच्चा है जो नॉन क्रीमिलियर के अंदर आता है, उसकी शायद 8 लाख पता नहीं कितनी अमाउंट है, उससे अगर कम है तो उसको ये भी शपथ पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। फिर यहां देखो EWS का प्रमाण पत्र, ये थोड़ा सा गौर करने वाली बात है कि पिछले 12 माह में जारी, ये जरूरी है, ध्यान में रखना। आप वैकेंसी का टाइम पीरियड नोट कर लीजिए। अगर वहां टाइम पीरियड 12 माह से कम है तो चल जाएगा, अगर ज्यादा आपने कर रखा तो फिर आपको बनवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि 12 माह में जारी, पिछले 12 माह में जारी। फिर TSP वाले बच्चों के लिए TSP का प्रमाण पत्र होना चाहिए। शहरिया क्षेत्र के अंदर है तो शहरिया वाले का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ रिजर्वेशन मिलता है। फिर विकलांग अगर है तो उसको विकलांग का होना चाहिए। फिर विवाह प्रमाण पत्र, विधवा तलाक अगर जो भी इनमें से है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। फिर बच्चों का विवरण के लिए शपथ पत्र से देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आपका आ चुका होगा शायद। ठीक है। फिर देखो बोनीफाइड प्रमाण पत्र, ये भी आपका चलेगा। एक आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि आधार कार्ड से ही आपका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। आपका अंगूठा लगेगा, जैसे आपने एग्जाम दिया था उसी तरीके से सेम सिस्टम होगा। फिर आ जाओ चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको 2 व्यक्तियों से बनवाना पड़ेगा। ठीक है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। ठीक है। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग यहां से लेकर के जाओगे। ठीक है। तो ये आपको लेकर के जाना पड़ेगा, चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है। यदि कोई आपराधिक मामला लंबित न हो, यानी कि ये आपका शायद एक फॉर्मेट आया होगा, आपने देखा होगा, जिसके अंदर आपको ये लिखवा के लेके जाना पड़ेगा कि हमारे ऊपर कोई केस वगैरह कुछ नहीं चल रहा। तो ये शायद 50 रुपए के स्टाम्प पर, शायद 50 रुपए के स्टाम्प पर है, तो ये अपने देखेंगे। ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ क्या होगा। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करना यार, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं करना। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन तो बाद में आएगा जब तुमको ज्वाइनिंग दी जाएगी उस समय, क्योंकि अभी 2 गुना कैंडिडेट है तो आधे बच्चे घर जाएंगे। तो ये भी मान के चलो कि अभी DV के समय आपका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। ठीक है। फिर है नाम परिवर्तन का प्रमाण पत्र। मान लो किसी बच्चे का नाम पहले कुछ था और उसने बाद में अपना नाम चेंज करवाया, तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए। दोनों चीजें आपके पास सबूत के तौर पर होना चाहिए। ठीक है। फिर है NOC। NOC किसको लीजिए, जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में है। ठीक है। तो आपको इस NOC डिपार्टमेंट खुद दे देगा। उसके अंदर आपको ये एक तो आपने एप्लीकेशन दी होगी फॉर्म भरते समय, क्योंकि फॉर्म भरा जाता है तो उस समय भी NOC मांगी जाती है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट का रूल आ गया है कि अब आप NOC की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ओनली DV के समय आपको NOC की आवश्यकता पड़ेगी। तो लेकिन
अब आप जब डीवी करवाने जाएंगे तो वहां आपको एनओसी की आवश्यकता पड़ेगी, वो लिखवा के लेकर आना पड़ेगा आपको, जहां भी आप कार्यरत हो, कि आप डॉक्यूमेंट करवाने जा रहे हो, आपका यहाँ सिलेक्शन हुआ है और इस के अंदर आप सिलेक्शन में उसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग लेना चाहते हो, तो वो आपको उनको डिपार्टमेंट को आपत्ति नहीं है, तो इस तरीके से वो लेटर पैड पे लिख के दे देंगे। ठीक है। फिर अनुभव प्रमाण पत्र, हालांकि अनुभव प्रमाण पत्र आपका जरूरत नहीं है, एक्स सर्विसमैन वाले के लिए एक्स सर्विसमैन का प्रमाण पत्र, और अगर कोई स्पोर्ट्समैन के अंदर किसी कोटे को, हालांकि इसमें तो है ही नहीं, तो ये भी आपका नहीं काम का। फिर टीएसपी नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए प्राथमिकता विकल्प, ये शायद एक आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखना पड़ेगा कि कैसे आपको एक लेटर उसके अंदर दिया जाएगा। फिर ये देखो, अरे तुम्हारे पास ईयर, तो मैंने यही तो बोला है, जिनका ईयरली एग्जाम है तो उनके पास दो ही मार्कशीटें आएगी, एक तो फर्स्ट ईयर की, एक सेकंड ईयर की। जिनके सेमेस्टर उनके 6-6 महीने बाद एग्जाम होते थे तो उनकी 4 मार्कशीटें आएगी, बैक लगी तो बैक वाली भी लगेगी, और पहले 2 साल से एक बार में एग्जाम होता था, आपने देखा होगा, तो उनकी मार्कशीट एक होगी, एक प्रमाण पत्र होगा, दो ही चीजें होगी। तुम बात को पूरी सुनते नहीं हो। मेरिट सर्टिफिकेट अब चेक कर लो यार, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता तो एफिडेविट देना एक बार, उसमें लिखवा देना कि मैं ज्वाइनिंग के टाइम अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट ज्वाइनिंग के समय से पहले पहले मैं जमा करवा दूंगा। फीस की रिसिप्ट का मतलब ये होगा कि जब आपने फार्म भरा होगा तो उस फार्म के अंदर एक लास्ट के अंदर फीस की रिसिप्ट निकलती है, वो चाहिए आपको। ये मत करना कि आपने ई मित्रा को फोन पे पेमेंट कर दी और आप कहें कि ये मेरे पास रिसिप्ट है, वो नहीं चलेगी। उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा आएगा कि जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को आपने पेमेंट किए या जयपुर वाले को पेमेंट किया, ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा उसके अंदर, कोई बिजली डिपार्टमेंट को, तो वहां उसका नाम आएगा ई मित्रा वाले का, वो नहीं चलेगी। मैं पहले बता रहा हूँ, कहीं वहां पर लेके चले जाओ फिर वहां से वापस आओ तो ये चीजें नुकसान करेगी बाद में। ठीक है। और जो फॉर्म आप लोग जब प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें ये चीजें होती है, वो सारा कुछ एक साथ ही निकल कर आता है। पहली चीज तो देखो, ये कुछ चीजें और दे रखी है कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सभी पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। ठीक है, ये तो देखो, पात्रता, आपने फार्म भरा है, पात्रता हो तभी आपने फार्म भरा होगा, पात्र हो तभी आप डीवी करवाने जाओगे, तो वरना कोई पंगे नहीं लेता, तो ये तो एक कोई बात नहीं। ये चीज देखो, देखो यहां लिखा है कि यह नियुक्ति अस्थायी है। ये अगर आप हिंदी में पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमारा सिलेक्शन, अगर मान लो डॉक्यूमेंट में बाद भी हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें परमानेंट रखेंगे कि अस्थायी रखेंगे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, दो चीजें देखो, यहां दो मतलब निकल कर सामने। एक तो आपका ये डीवी है, क्योंकि डीवी के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब आप जब डीवी करवाने जाओगे तो इसका मतलब ये मत सोचो कि मैं नौकरी लग गया, क्योंकि मेरिट एक और बनेगी आपकी, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। दूसरा इसका मतलब ये निकलता है कि आप लोग जब, जिनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, तो आपको पता है कि राजस्थान के अंदर 2 साल का क्या है, परीक्षा काल है, जिसको प्रोबेशन बोलते हैं आप लोग। तो 2 साल तक आप लोग ऐसा ही होते हो। 2 साल से पहले अगर आपने कुछ गड़बड़ी की, डिपार्टमेंट के द्वारा आप लोग के ऊपर कोई चार्जेस लगते हैं, कोई नोटिस दिया जाता है जिससे आपको हटाया जा सकता है, तो वो हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये मत सोचना है कि आपकी जॉब परमानेंट नहीं है, आप 2 साल बाद पक्के होंगे। तो यहां इसका मतलब ये होगा कि 2 साल बाद आप लोग क्या हो जाएंगे, परमानेंट। परमानेंट का मतलब ये हो जाएगा कि आपको एक तो सैलरी पूरी मिलेगी, ठीक है, और उसके बाद आपको सीधे हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, अब आगे चीज देखो, अगला है कि अंतिम चयन होगा वो मेरिट व दस्तावेज सत्यापन पर निर्भर करेगा। देखो, दस्तावेज सत्यापन किस बात पर डिपेंड करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ जितनी भी बातें आपको बताएगी कि आपके पास ये होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, अगर आपके पास उनमें से कोई चीज की कमी लग रही है तो वो आपका यहां से डीवी के बाद में क्या कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। एक तो ये, दूसरा मेरिट बनेगी। दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आजकल कोई भी डिपार्टमेंट देखेंगे तो 2-2 गुना बंदों को बुलाया जाता है ताकि उनको दोबारा डीवी करवाना ना पड़े। ठीक है, तो उस चक्कर के अंदर आपने इंस्ट्रक्टर का भी देखा होगा तो 2 गुना कैंडिडेट को उठाया था,
तो यहां से एक फाइनल मेरिट और बनेगी आपकी, उसके बाद आपका चयन पक्का होगा। उसके बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी, जहां पोस्टिंग दी जाएगी वहां आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवा के ही जाना पड़ेगा। वो चीजें बात की है, मेडिकल करवा के जाना पड़ेगा। अब आगे देखो, ये देखो ये चीजें और उसमें दे रखी है कि आपको ये चीजें दे रखी है कि सत्यापन का जो स्थल होगा, यानी कि जहां आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा वहां आपके पास क्या होगा, आपकी फोटो और बायोमेट्रिक लिया जाएगा। यानी कि वो तो आपको पता है, फोटो लिया जाता है कैमरे के द्वारा, बायोमेट्रिक होगा, आपका आधार से सत्यापन किया जाएगा। ठीक है, आधार सत्यापन भी किया जाएगा। यानी कि ये होगा, आपके पास कम से कम 2-4 फोटो एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर सभी दस्तावेज की 2 कॉपी लाना अनिवार्य है। ये आपको पहले मैं बताया था कि आपके पास कम से कम 2 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि 2 कॉपियां वहां चाहिएगी। एक डिपार्टमेंट खुद रखेगा, एक कंपनी के पास होगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना। फिर आपके पास देखो क्या है, और ये सारे के सारे ध्यान में रखना क्या होगा, सेल्फ अटेस्टेड। यदि आप निर्धारित समय पर, ये लाइन जोर समझो यार ये, क्योंकि यहां तुम लोगों के मन में ये संशय चलेगा कि अगर मैं नहीं पहुंच पाता या मेरे डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो मेरे को दोबारा चांस देंगे कि नहीं देंगे। तो ये लाइन इस चीज के अंदर थोड़ा कंफर्मेशन कर देगी। देखो क्या लिखा है, यदि आप निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं होते, यानी कि आप जहां आपको टाइम दे रखा है उस टाइम पर आप लोग अवेलेबल नहीं होते, जैसे मान लो आज आपका समय 8 साढ़े 8 बजे, उसी दिन आपको पता है कि दूसरी शिफ्ट के अंदर भी आपका डीवी होगा, तो आप अगर इस दिन नहीं पहुंचते तो आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते तो आपकी उम्मीदवारी स्वतः निरस्त कर दी जाएगी। यहां कहीं भी ऐसा कुछ लाइन नहीं लिखी, अभी तक तो यही पता चल रहा है कि कुछ ऐसी लाइन नहीं लिखी हुई कि आपको दोबारा मौका दिया जाएगा या 7 दिनों के अंदर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक तो यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। लेकिन और डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर की भी मैं बात करूं, तो वहां कुछ समय दिया जाता है, एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इस टाइम से पहले पहले आप जमा करवा सकते हो सकता है कि आपको टाइम दे, लेकिन आप यही मान के चलना कि यहां इस लाइन के हिसाब से आपको टाइम नहीं मिलेगा। आप अपने कागज पहले से पूरे तैयार करके लेके जाना। ठीक है, ये बातें बाद में करेंगे, एक आधी लाइन और होगी शायद इसके ना। एक तो ये देखो कि स्थिति स्थान में बदलाव का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, वो चाहता है कि मैं मेरी डीवी की डेट चेंज करवाऊं या मैं जो है समय बदलवा लूं, इस समय में नहीं आ सकता, तो ऐसा कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि किसी किसकी सुनेंगे वो। तो इसलिए इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि हम किसी चीज बारे में, कोई भी चीज के अंदर जो है वो अनुरोध आपका स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये भी एक कॉमन सी बात है। तो ये आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित जो भी बातें थी, जो आपका एडमिट कार्ड है उसके अंदर लिखी हुई है, और मैंने आपको हिंदी के अंदर सारी बातें बता दी। तो ये थोड़ी सी बातें आपको माइंड में रखनी है। अब अगर आपके मन में कोई संशय तो आप लोग पूछ सकते हो। और फार्म के अंदर जिन बच्चों को डाउट लग रहा है कि फार्म के अंदर एक प्रिंट आउट आपके पास, उस प्रिंट आउट के अंदर आपका फीस की डिटेल मेंशन होगी, तो वो चल जाएगा आपका। ठीक है, तो एक बार व्हाट्सएप पर भेज देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फाइनल मेरिट के ऊपर थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि देख एक आइडिया है और आइडिया फेल कम होता है, क्योंकि थोड़ा सा आसपास जरूर जाएगा उसके। तो एक छोटा सा मैं आपको जरूर आपको बताता हूँ। हालांकि इसके ऊपर एक सेपरेट अलग से वीडियो भी जरूर करेंगे अपने। अभी जो मेरिट गई है वो उसको मैं निकाल लेता हूँ, फिर आइडिया लगाएंगे। तो यहाँ अपने टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले नॉन टीएसपी के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ आपके पास जो कैटेगरी है अनरिजर्व, यानी कि जनरल के बारे में बात हो रही है। ओबीसी हो गया ये, ठीक है, फिर एमबीसी हो गया, फिर एससी, फिर एसटी, और फिर आएगा ईडब्ल्यूएस। ठीक है, एक शहरिया वगैरह की तो ये मान के चलो नए के बराबर ही जाने वाली, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ अभी जो मेरिट की है वो 84 है,
और ये 78.75 है, ये आपकी 72.25 है, और ये आपके 69.75, ये 64.5, ये 66.25। ठीक है। एक्सपेक्टेड मैं आपको बता देता हूं, अनुमानित क्या जा सकती है। देखो, मेरिट का आइडिया ये है कि कैटेगरी के हिसाब से 3-4 नंबर का डिफरेंस रहेगा। अब 3-4 नंबर का कितना रहेगा वो देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ओबीसी के अंदर नॉन क्रीमिलियर का चाहिएगा, अगर आपने नॉन क्रीमिलियर के हिसाब से बढ़े। एक चीज मैं और बता दूं, जो अभी आपकी एक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट आई है वो मेरिट नहीं है, वो सीरियल नंबर है। वो आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो उसके अंदर आपको जो नंबरिंग दे रखी है वो सीक्वेंस वाइज है। तो ये दिमाग से बाहर निकाल देना कि अगर किसी कोई 10 नंबर पर बैठा है तो वो राजी खुश मत होना, हो सकता है कि तेरी नंबर बहुत कम है। और कोई नीचे बैठा है तो वो दुखी मत होना कि मैं नीचे नीचे बैठा हूँ, सीटें तो 2163 थी, मेरा नंबर 4000 में आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वो तुम्हारा सीक्वेंस है रोल नंबर के हिसाब से, न कि नंबरों के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं यहां बात करूं, ये 84 नंबर है, ये मेरिट कितनी जा सकती है वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि देखो यहां लमसम मान के चलो कि 1000 बच्चों के आसपास बच्चे हैं जो बाहर निकलेंगे, जो अपनी अपनी कैटेगरियों में आएंगे, और जब अपनी अपनी कैटेगरियों में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो देखो यहां अगर मैं बात करूं, देखो अनरिजर्व कैटेगरी की, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो ये मेरिट जो तुम्हारी जा सकती है 88-89 नंबर, यानी कि 4 से 5 नंबर इंक्रीज होगी, श्योर है इंक्रीज होगी। कारण क्या है, 2 गुना बंदे हैं तो 200 बच्चे बाहर निकलेंगे। ठीक है। फिर आएगी तुम्हारी ओबीसी। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी की जो जा सकती है वो अगर आप लोग देखें तो ये तुम्हारी जा सकती है 82 से 84 नंबर के आसपास। कारण इसका ये कि यहां बच्चे जो हैं, अभी भी जितने भी ओबीसी के बच्चे अगर इस कैटेगरी में आए हैं तो टॉपर बच्चे तो वो चले जाएंगे 90 के आसपास जो भी होंगे, क्योंकि बच्चे 90 नंबर वाले भी होंगे, 90-88 नंबर, यानी कि यहां तक जो मेरिट बनेगी उसके अंदर ओबीसी एससी एसटी जो भी आएंगे वो सारे के सारे इसमें चले जाएंगे। बचे हुए बच्चे अपनी अपनी कैटेगरियों में जाएंगे। जब अपनी अपनी कैटेगरियों में जाएंगे तो ये मान के चलना, ठीक है, ये मान के चलना कि यहां 78 नंबर, 84 से 78 नंबर के बीच में जितने भी तुम्हारे बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ओबीसी वाले आज किसके अंदर है, वो आज जनरल के अंदर है। लेकिन जैसे ही वो जनरल से बाहर जाएंगे डीवी के बाद में फाइनल मेरिट के अंदर, तो ये बच्चे किसके अंदर आएंगे, अपनी ओबीसी के अंदर। यानी कि 84-85 से ऊपर वाले जितने भी बच्चे होंगे वो इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये आज की डेट के अंदर लोवेस्ट मेरिट है तुम्हारी। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 2 गुना बच्चे, तो इनसे टॉपर बच्चे होंगे वो टॉपर होंगे। अब ओबीसी के अंदर टॉपर है, ठीक है, लेकिन बाद में डीवी के बाद में ये निचले पायदान पर आ जाएंगे। तो ये आइडिया ये कि 82-84 नंबर। इसी तरीके से अगर हम एमबीसी के बारे में बात करूं तो ये भी ज्यादा नहीं जाएगी, ये मान के चलो कि 75-76 नंबर, 3 से 4 नंबर का ही फर्क रहेगा। एसटी का भी ज्यादा फर्क नहीं रहेगा, तो ये भी मान के चलो कि 72-73 के आसपास जा सकती है। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो ये ज्यादा नहीं जाएगी, ये 3 से 4 नंबर के आसपास बढ़ सकती है। और ईडब्ल्यूएस भी ध्यान में रखना 71-72 के आसपास। ठीक है। तो लमसम आइडिया यही है कि सारी मेरिट जो होंगी वो 90 के आसपास, 90 से नीचे रहेगी, और 70 से 90 के बीच में सारा का आइडिया रह जाएगा। ठीक है। एक अभी आप लोगों के मन में संशय चल रहा होगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी जो मेरिट आपको पता चल चुका होगा कि अभी जो नंबरिंग बच्चों को दिखाए गए हैं उसके हिसाब से आइडिया नहीं लग रहा, क्योंकि आपके नंबर नहीं दिखाए, आपके न तो पहले नंबर दिखाए न नॉर्मलाइजेशन बाद के दिखाए। जैसे पिछली बार भर्ती के अंदर उन्होंने दिखाए थे 2022 के अंदर वैकेंसी आई थी, तो ये अभी डाउट चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि सीबीटी 1 के अंदर भी नहीं पता चल रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने दे रखा था कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। दूसरा, अभी एक संशय ये भी है कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं शो किए। ये बात की बातें, इसके बारे में अपने नहीं जान सकते। टैटू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन फ्री रहिए। ये आर्मी वगैरह के अंदर होता, बाकी इसमें नहीं होगा। ठीक है। हालांकि इसमें ओबीसी का आय प्रमाण पत्र लिखा हुआ तो कहीं है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी बना लेना यार। आय प्रमाण पत्र तो 3-4 पेज का बनता है, तो एक दिन में 2-3 के साइन होते हैं, वो एक दिन में बन जाता है। ले जाना आप लोग, क्योंकि 12 दोबारा समय दे ना दे अभी अपने को नहीं पता।
तो आप तो यही मान के चलो कि आपको दोबारा समय नहीं मिलेगा। तो आप एक बार में सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखो। एक तो आज आपको काम क्या करना है, जितनी भी आपकी IITA की मार्कशीट है, 10वीं की मार्कशीट है, एक आपका एप्लीकेशन का प्रिंट आउट है, आधार आपका है आपके पास, ठीक है, और इन सारों की आपको क्या करना है, फोटोकॉपी करवानी है, दो क्या तीन ही करवा लेना। दो फोटोकॉपी करवा के उनके सेट बनाने पड़ेंगे। सेट का सीक्वेंस आपका जो अभी मैंने आपको बताया था उस हिसाब से रखना पड़ेगा। PDF मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर। आप उस सीक्वेंस के हिसाब से उसके क्या क्या करना, दो सेट बनाना। हर पेज के ऊपर आपके साइन होने चाहिए। आप अगर प्रिंट आउट निकालते हो किसका, एप्लीकेशन का, उसकी भी दो फोटोकॉपी लेके जाना आप लोग। कहीं ये ना हो कि उसकी सिंगल कॉपी लेके चले जाओ, फिर वहां कहां फोटोकॉपी कराते फिरोगे, ठीक है। पेमेंट की रिसिप्ट आपने जब फार्म भरा था उस समय उसके अंदर साथ निकला होगा, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। देखो यहां SC ST के सर्टिफिकेट के अंदर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ओनली EWS के अंदर एक बात लिखी है कि 12 माह से, पिछले 12 माह से ज्यादा ना हो। बाकी किसी के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ। आपने फार्म भरते समय जो लगाया था एक बार आप लोग वही लेके जाना, ठीक है। इसकी दोबारा वैकेंसी अब तो कुछ आइडिया नहीं है, अब जल्दाई का है थोड़ा सा एक आइडिया कि वो आ सकती है, तो वो देखते हैं कब तक आती है। बाकी भर्ती ठीक ठाक थी। देखो आपके पास IITA की अगर चारों सेमेस्टर की एक मार्कशीट के अंदर है, क्योंकि देखो पहले जिस समय हम पढ़ाते थे उस समय ये होता था कि पहले सेमेस्टर की अलग आती थी, दूसरी तीसरी की अलग आ गई, चौथा सेमेस्टर होता था उसमें चारों सेमेस्टर का एक साथ लिखा होता था डाटा। तो आपके पास पीछे 3 भी है तो वो भी लेके चले जाओ, आप कमी मत छोड़ो, क्योंकि वहां वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि दोगुना इसीलिए बुलाया जाता है। अगर थोड़ी सी भी उकचुक लगी, कोई भी अधिकारी वहां बैठा हो अपने ऊपर बात को नहीं लेगा, क्योंकि ये एक मतलब किसी की जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है। तो ये आपको मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। स्कोर कार्ड आपका फाइनल जब मेरिट आएगी उसके अंदर ही देखने को मिलेगा, जिन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। और ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है, हो सकता है कि एक एक नंबर नीचे भी चले जाए, एक एक दो नंबर ऊपर भी चले जाए। हालांकि एक एक दो नंबर ऊपर जाने की तो मेरे को पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन एक बार तुमको मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया है, ठीक है। और अगर आपके यहाँ दस्तावेज पूरे हैं तो आपका यहाँ फाइन, जिन बच्चों का अभी अनरिजर्व के अंदर सिलेक्शन हुआ है ना, वो 100 के 100 जितने भी बच्चे वो सारे के सारे सिलेक्शन है, उनके सारे के सारों के सिलेक्शन है। कारण ये है कि यहाँ OBC जनरल वाले जितने भी बच्चे जो टॉपर बच्चे होंगे वो सारे अपने जनरल कैटेगरी को फाइट कर जाएंगे। बचे हुए बच्चे कहाँ जाएंगे, इनके अंदर, ठीक है। क्योंकि अभी वो नंबर के हिसाब से अनरिजर्व के अंदर, बाद में किसके अंदर आएंगे, अपने अपने कैटेगरी में आएंगे। देखो जिन बच्चों का DV के अंदर हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो आंसर की नहीं देंगे, ये आपको मैंने बहुत पहले बताया था, लेकिन आप बच्चों ने पता नहीं कहाँ कहाँ देख लेते हो कि आंसर की आएगी आएगी। देखो यहाँ जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं ना, फार्म आपने जो भरा है वो आपके पास होना चाहिए, फीस की रसीद होनी चाहिए, तो होनी चाहिए तुम्हारे पास, कोई बहाना नहीं चलेगा वहां पर, कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। अब इसके अंदर इन्होंने एक लाइन भी लिख रही कि हम निरस्त कर देंगे अगर डॉक्यूमेंट में कमी पाई गई तो। इसमें अभी तक तो कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला कि हम तुमको दोबारा समय देंगे। पिछली बार हुआ क्या था कि उन्होंने एक लेटर जारी किया था, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ था कि उम्मीदवार को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। पिछली बार ऐसा कुछ लिखा हुआ था, इस बार तो शायद इन्होंने एक सिंपल सी लाइन लिख के दे दी कि हम उम्मीदवारी निरस्त कर देंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर, ठीक है। और इस मेरिट का दोबारा एनालिसिस जरूर करेंगे अपने, ठीक है, कि कितनी और जा सकती है। तो मिलेंगे नए सेशन के अंदर। और अब आप अपने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करवा लो। सेट कैसे सीक्वेंस वाइज लगाना है इसकी मैं PDF आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लेना, वहां आपको ये PDF ये आपको मिल जाएगी, जो आपको सीक्वेंस दिया, जो चीज आपको आपके पास डॉक्यूमेंट है। मान लो किसी की शादी नहीं हुई तो वो मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाएगा, वो ये मत पूछना कि सर मैं मैरिज सर्टिफिकेट मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तो तेरा बना ही नहीं, कहां से लगाएगा।
ठीक है। और फार्म भरते समय अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लगाया तो अभी भी आप लोग मत लेके जाना एक बार मेरे ख्याल से, ठीक है। वो एफिडेविट जरूर लिख लेना कि फार्म भरते समय आपका वो बना नहीं था, हालांकि आप फार्म भरते समय आपने देखा होगा 6 महीने साल हो ही गया, तो इसके ऊपर डिटेल से जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जल्दाए के टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अब आप तैयारी करो, जिन बच्चों का हो गया अच्छी बात है, जिन बच्चों का नहीं हुआ वो लगे रहो, क्योंकि जिंदगी काफी लंबी पड़ी है, ठीक है। जब तक तुम्हारी एज नहीं हो जाती फार्म भरने के लिए तब तक लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो सिलेक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन में, कोई डेट दूसरी नहीं मिलेगी इसके अंदर, ये बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें स्पष्ट तौर पर डाटा लिखा हुआ है, ये तुम गड़बड़ी मत करना। पिछली बार पेपर लड़का था कोचिंग का, उसके दादाजी एक्सपायर हो गए सेम डे, वो पेपर देने नहीं गया, बढ़िया होशियार बच्चा था तो आज उसका नाम होता। तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ों में गड़बड़ी मत करना, ठीक है। जो चीज़ें आपको बताइए उसको फॉलो करना, फालतू के एक्सक्यूज सवाल मत करना, ठीक है। तो मिलेंगे नए सेशन में, जय हिंद जय भारत, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।